नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीजीपीएससी अप्रोच सीजीपीएससी में। आज हम देखते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर के अंतर्गत जो रीजनिंग वाला सेक्टर है, रीजनिंग वाले सेक्टर से कम 50 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको असिस्टेंट डायरेक्टर एंड इंडस्ट्री के लिए रीजनिंग से वाले सेक्शंस को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। इसके अंतर्गत देखेंगे हम इंटरपर्सनल स्किल क्या होता है और कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है। इसके 50 MCQs क्वेश्चन लगाते हैं। ये निश्चित तौर पर आपके लिए बेनिफिट होगा। आप इस क्वेश्चंस को देखिए, आपको लगेगा कि कुछ आपके लिए बेनिफिट जरूर होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इंटरपर्सनल स्किल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ए ऑप्शन दिया है कार्य कुशलता बढ़ाना, दूसरों के साथ प्रभावी संबंध बनाना, वित्तीय प्रबंधन सुधारना, तकनीकी कौशल विकास। तो ये इसका आंसर होता है बी, दूसरों के साथ प्रभावी संबंध बनाना ही इंटर पर्सनल स्किल कहलाता है। कम्युनिकेशन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है कम्युनिकेशन स्किल में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? तो कम्युनिकेशन स्किल में सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है, कौन सा तत्व के बारे में पूछा गया है? ए है इसमें केवल बोलने की क्षमता, बी केवल लिखने की क्षमता, सी प्रभावी सुनने और समझने की क्षमता, डी केवल इशारों द्वारा बातचीत करने की। तो इसका आंसर होगा सी, प्रभावी सुनने और समझने की क्षमता को ही सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल में महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रभावी कम्युनिकेशन में कौन सा अवरोध बैरियर नहीं होता है? इसमें नहीं होता है करके पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन है ए भाषाओं की समस्या, बी स्पष्टता की कमी, सी सक्रिय सुनने की क्षमता, डी पूर्वाग्रह। तो इसका आंसर होगा सुनने की क्षमता। इसमें नहीं पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी जो है इसका बेहतर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा होता है? तो नॉन वर्बल क्या होता है इसमें? जैसे इसमें ऑप्शन दिया है ए टेलीफोन पर बातचीत करना, ईमेल भेजना, सी हाथों के इशारा, डी समाचार पत्र पढ़ना। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर है इसमें हाथ के इशारे को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोला जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में शारीरिक हाव भाव जो बॉडी लैंग्वेज होता है, चेहरे के भाव या फाइनेंशियल एक्सप्रेशन और संकेत को सम्मिलित किया जाता है। यह मौखिक भाषा के बिना संचार का एक प्रभावी तरीका होता है। तो इसको ध्यान रखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाते हैं। किस टीम के भीतर प्रभावी कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका कौन सा होता है? किसी टीम के भीतर कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका कौन सा होता है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है केवल वरिष्ठ अधिकारियों से बात मानना, बी खुले संचार को बढ़ावा देना, सी केवल लिखित संचार का उपयोग करना, डी बहस और टकराव से बचना। तो सबसे बेस्ट आंसर है उसका खुले संचार को बढ़ावा देना ही सबसे बेस्ट माना जाता है। किसी टीम के भीतर प्रभावी कम्युनिकेशन को हम बेहतर रूप से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंटरपर्सनल स्किल में कौन सा कौशल सम्मिलित नहीं होता है? इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं होता है? तो ए सहानुभूति, बी आत्म प्रेरणा सेल्फ मोटिवेशन, डी धन प्रबंधन, डी समस्या समाधान। तो इसमें नहीं पूछा है तो इसमें धन प्रबंधन का रोल नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रभावी कम्युनिकेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? तो प्रभावी कम्युनिकेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है बड़े शब्दों का प्रयोग करना, बी श्रोताओं की समझ के अनुसार बोलना, सी बहुत तेज बोलना, डी केवल तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। इसमें पूछा है प्रभावी कम्युनिकेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सा होता है? तो बी जो होता है श्रोताओं की समझ के अनुसार बोलना ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, यदि कोई व्यक्ति सुनने के बजाय केवल बोलता रहता है तो उसे क्या कहा जाता है? अब इसमें खाली वही पूछा है। एक अच्छा ऑप्शन ए है, एक अच्छा वक्ता हो गया, बी हो गया अच्छा वार्ताकार हो गया, सी अच्छा श्रोता, डी आत्म केंद्रित।
तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जो सेल्फ सेंट्रिक होते हैं उसको ये क्या है होता है, केवल बोलता रहता है ना, उससे कोई मतलब ही नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं, यदि कोई आदमी बोलता है तो उसे सेल्फ सेंट्रिक या आत्म केंद्रित बोला जाता है। किस प्रकार का संचार सबसे अधिक व्यक्तिगत माना जाता है, पर्सनल माना जाता है? तो किस तरह का होता है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ए दिया है लिखित संचार, बी दिया है मौखिक संचार, सी दिया है आमने सामने का संचार, डी दिया है टेलीफोन संचार। तो सबसे बेस्ट होता है इसमें आमने सामने का संचार, जो सबसे बेस्ट होता है, सबसे अधिक व्यक्तिगत या पर्सनल माना जाता है। जब आप आमने सामने बात करते हैं तो उसके हाव भाव के माध्यम से भी आप उसको जान सकते हैं या उसकी बातों को प्रमाणित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सहानुभूति इंतैफी क्या क्या अर्थ है? ए अपने विचार दूसरों पर थोपना, बी दूसरों की भावनाओं और स्थितियों को समझना, सी केवल अपनी जरूरत पर ध्यान देना, डी हमेशा बहस करना। तो इसका आंसर है बी, दूसरों की भावनाओं और स्थितियों को समझना। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा कौशल प्रभावी नेतृत्व लीडरशिप में सहायता करता है? तो क्वेश्चन नंबर इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ए केवल आदेश देना, बी केवल अपने बारे में सोचना, सी टीम के सदस्यों को प्रेरित करना और उनकी बात सुनना, डी गलती होने पर दोष देना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टीम के सदस्यों को प्रेरित करना और उनकी बात सुनना कौशल प्रभावी नेतृत्व में सहायता करता है। टोन और बॉडी लैंग्वेज संचार में क्यों महत्वपूर्ण है? तो टोन और बॉडी लैंग्वेज का संचार में क्यों महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन दिए, ए संचार को भ्रमित करते हैं, बी केवल अनौपचारिक वार्तालाप के लिए होते हैं, सी वे संदेश को प्रभावी और स्पष्ट बनाते हैं, डी उनका कोई महत्व नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन है सी, वे संदेश को प्रभावी और स्पष्ट बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ चीज़ बताता है, तो इसकी वजह से टोन और आपका बॉडी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, सक्रिय सुनने एक्टिव लिसनिंग का क्या प्रभाव होता है? ए यह संदेश को समझने में मदद करता है, बी इसे समय की बर्बादी होती है, सी यह संचार को कम प्रभावी बनाता है, इससे झगड़े होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो संदेश को समझने में बेहतर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंतर्गत है प्रभावी संवाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन में फीडबैक क्यों जरूरी होता है? देखो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ए यह गलतफहमियों को दूर करता है, बी यह केवल औपचारिक बैठकों के लिए उपयोगी होता है, सी इससे संवाद में बाधा आती है, डी यह अनावश्यक प्रक्रिया है। तो इसका आंसर है यह गलतफहमियों को दूर करने के लिए इसका कार्य किया जाता है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में फीडबैक इसी वजह से जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 15, सार्वजनिक भाषा पब्लिक स्पीकिंग देते समय कौन सी रणनीति महत्वपूर्ण होती है? बहुत तेज बोलना, बी श्रोताओं से नजरें मिलाना और आत्मविश्वास से बोलना, सी केवल अपनी भाषाओं में बोलना, डी श्रोताओं की प्रक्रियाओं को अनदेखा करना। तो इसका आंसर है बी, श्रोताओं से नजरें मिलाना। जब आप किसी से नजर मिलाकर बात करते हैं, आत्मविश्वास से बात करते हैं, तो वह बहुत अच्छा रणनीति माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, आक्रामकता एग्रेशन और आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस में क्या अंतर होता है? ए दोनों समान होते हैं, बी आत्मविश्वास सकारात्मक जबकि आक्रामकता नकारात्मक होती है, सी आत्मविश्वास आवश्यक है, डी आक्रामक व्यक्ति ही प्रभावी होता है। तो इसका आंसर आएगा बी, आत्मविश्वास सकारात्मक होता है जबकि आक्रामकता नकारात्मक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा कारक संचार में पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है? तो ए स्पष्ट और ईमानदार संवाद, बी केवल लिखित संचार पर निर्भर करना, सी सूचनाओं को छिपाना, डी दूसरों की राय को अनदेखा करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्पष्ट और ईमानदार संवाद जो होता है संचार में पारदर्शिता बढ़ाने का कार्य करता है।
क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा कौशल संघर्ष समाधान कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में मदद करता है? ए आक्रामकता, बी सहानुभूति और समस्या समाधान दृष्टिकोण, सी केवल अपनी बात मनवाने की कोशिश करना, डी बातचीत से बचना। तो इसका आंसर हो जाएगा सहानुभूति और समस्या समाधान दृष्टिकोण आपके संघर्ष समाधान कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में मदद करने का कार्य करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 19, कार्यस्थल में कम्युनिकेशन गैप को कैसे दूर किया जा सकता है? ए केवल ईमेल का उपयोग करना, बी खुला संवाद और सक्रिय सुनने को बढ़ावा देना, सी केवल वरिष्ठ प्रबंधक की बात मानना, डी सभी कर्मचारियों को चुप रहना चाहिए। तो चुप तो रह नहीं सकते, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाता है। इसका सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा बी, खुला संवाद और सक्रिय सुनने को बढ़ावा देना ही क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप को कम करता है, जो आपके कार्यस्थल में आपके परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 20, सहानुभूति और एम्पैथी और सिंपैथी में क्या अंतर होता है? एम्पैथी और सिंपैथी में क्या अंतर होता है? तो ए दोनों समान होते हैं, बी सहानुभूति में हम दूसरों के दर्द को समझते हैं, जबकि एम्पैथी में हम जब दूसरों की दर्द को समझते हैं, और सिंपैथी में क्या होता है, हम केवल सहानुभूति दिखाते हैं। तो ये अंतर है, और सी सहानुभूति बेहतर होता है, डी सहानुभूति एम्पैथी बेकार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, फिर भी इसका आंसर बी होगा। इसके आंसर में हम बोल सकते हैं कि एम्पैथी हमें दूसरों की भावनाओं को महसूस करने में मदद करता है, ये एम्पैथी हो जाएगा। एम्पैथी जो होता है दूसरों की भावनाओं को या दर्द को महसूस करने में मदद करता है, जबकि सिंपैथी केवल एक बाहरी प्रक्रिया होती है। सिंपैथी जो होती है एक बाहरी प्रक्रिया होती है। इसका आंसर बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 21, प्रभावी टीम वर्क। टीम वर्क के लिए कौन सा कौशल आवश्यक होता है? ए केवल आदेश देना, बी सहकारिता और सक्रिय सुनना, सी केवल अपनी राय देना, डी दूसरों की राय को अनदेखा करना। तो बी जो होती है सहकारिता और सक्रिय सुनना ही क्या होता है, प्रभावी टीम वर्क के लिए सबसे आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 22, औपचारिक जो फॉर्मल और अनौपचारिक इनफॉर्मल संचार में क्या अंतर होता है? ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक संचार व्यक्तिगत होता है और अनौपचारिक नहीं। औपचारिक संचार में नियम होते हैं और अनौपचारिक संचार सहज होता है। सी अनौपचारिक संचार केवल कार्यालय में होता है, डी दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। तो इसका आंसर है औपचारिक संचार में नियम होते हैं और अनौपचारिक संचार सहज होता है। औपचारिक संचार जो होता है एक संगठित प्रक्रिया के तहत किया जाता है, जैसे रिपोर्ट ईमेल देना, ये क्या है, औपचारिक संचार के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक संचार व्यक्तिगत संबंधों के माध्यम से होता है, जैसे दोस्ताना बातचीत हो गया, चुटकुले हो गया, शायरी हो गया, ये सब क्या है अनौपचारिक के उदाहरण होते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। प्रभावी ईमेल संचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? तो प्रभावी ईमेल संचार के लिए इसमें ऑप्शन दिया, ए केवल बड़े शब्दों का उपयोग करना, बी विषय सब्जेक्ट स्पष्ट रखना और सीधे बिंदु पर आना, सी केवल अनौपचारिक भाषाओं का उपयोग करना, डी बहुत लंबा ईमेल लिखना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विषय सब्जेक्ट को स्पष्ट रखना और आप इसको स्पष्ट रखते हैं और सीधे बिंदु पर आते हैं, तो यह प्रभावी ईमेल संचार के लिए महत्वपूर्ण होता है, तभी आप अपनी बातों को ठीक से उस तक पहुंचा पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, संचार कौशल में आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल क्यों आवश्यक होता है? ए यह निर्णय लेने की प्रक्रिया को धीमी कर देता है, बी यह आक्रामक संचार को बढ़ावा देता है, सी यह शांतिपूर्ण और तर्कसंगत संचारों को बढ़ावा देने का कार्य करता है, डी यह आवश्यक नहीं है। तो इसका आंसर हो गया यह शांतिपूर्ण और तर्कसंगत संचार को बढ़ावा देने का कार्य करता है। आत्मनियंत्रण रखने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है और शांति से संवाद करता है, जिससे बातचीत अधिक प्रभावी हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25,
टीम मीटिंग में भागीदारी के लिए कौन सी रणनीति प्रभावी होती है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, केवल सुनना और कुछ ना कहना। ऑप्शन नंबर बी, महत्वपूर्ण विचार साझा करना और ध्यान से सुनना। सी, हर विषय पर बोलना चाहे वह प्रासंगिक हो या ना हो। डी, बहस करना और दूसरों की राय को नकारना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर होगा बी, महत्वपूर्ण विचार समझ साझा करना और ध्यान से सुनना ही इसका एक अच्छा टीम मीटिंग में भागीदारी के लिए रणनीति को प्रभावी बनाता है। टीम मीटिंग में रचनात्मक विचार साझा करना और दूसरों को ध्यान से सुनना ही महत्वपूर्ण होता है ताकि सहयोग बना रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे हम 25 जो क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट में करूँगा मैं। नेक्स्ट पार्ट में आगे के जो 25 क्वेश्चन हैं उसको करूँगा मैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।